हेलो। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हाँ, कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण, कुछ तकनीकी टेक्निकल इश्यूज़ के कारण जो है आज हमने देर से शुरू किया है यह लाइव चर्चा। और लेकिन आज का विषय बहुत ही रोचक है और बहुत ही आवश्यक है, तो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो विषय है सूर्य ग्रहण का रहस्य, चंद्रमा ही राहु है, स्वर योग का चमत्कार। तो सूर्य ग्रहण, स्वर योग, चंद्रमा राहु, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। ऐसा नहीं कि हम तीन तीन अलग विषयों पे चर्चा करेंगे, हम बस एक ही विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके मुख्य ये तीन बिंदु होंगे। तो सर्वप्रथम ये सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण किस तरह से हमारे सामने ये आता है, और तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा, किस तरह से लगेगा। हम जो है इस बात को बहुत लोग जानते हैं, समझते हैं कि आज सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण का जो काल है वो शुरू हो चुका है 9:12 पर, और अभी 9:24 हो चुके हैं। तो सूर्य ग्रहण का काल शुरू हुए 12 मिनट हो चुके हैं। हाँ, यह बात है कि यह सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है इस देश में नहीं है, बल्कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका के कुछ स्टेट्स में, कुछ कंट्रीज़ में इसका प्रभाव ज़्यादा देखा जाएगा। भारत के अंदर इसका प्रभाव नहीं देखा जाएगा। तो इसीलिए जब हम ग्रहों की स्थिति की गणना करते हैं ज्योतिष के अनुसार, जन्म कुंडली में जब हम ग्रहों की स्थिति की गणना करते हैं तो स्थान के आधार पर करते हैं कि किस स्थान पर क्या खगोलीय स्थिति बन रही है, एस्ट्रोनॉमिकल सिचुएशंस या एस्ट्रोनॉमिकल जो प्लैनेट्स के जो सिचुएशंस है, लोकेशन है, वो किस प्लेस पर बन रहे हैं। इसलिए जब जन्म कुंडली बनाई जाती है तो आपका जन्म का समय पूछा जाता है, जन्म का डेट पूछा जाता है, दिनांक क्या है, तिथि क्या है, और जन्म का स्थान क्या है। स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लोग जब मुझे संपर्क करते हैं या जन्म कुंडली संबंधी विषयों को जब वो जानने की कोशिश करते हैं तो कई बार वो इस बात को नहीं समझ रहे होते हैं और उनके मन में प्रश्न होता है कि अरे नाम तो बता दी। कुछ लोग कहते हैं कि नाम बता दिया, नाम बता दिया तो आप नाम से जन्म कुंडली बना लो। तो ये नाम से पता नहीं कब से जन्म कुंडली बनने लगी। अरे नाम तो जन्म लेने के बाद की स्थिति है ना, कि आप कोई नाम रखेंगे।
तो लोगों के मन में इतना भ्रम फैला हुआ है ज्योतिष को लेकर कि नाम से कोई जन्म कुंडली बना ले। तो कुल मिलाकर जो वैदिक ज्योतिष है वो पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति पर निर्भर है। तो एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोलीय स्थिति क्या चल रही है। तो सूर्य ग्रहण जो लगते हैं, अब ठीक है, अब उसको न्यूमरोलॉजी में कन्वर्ट किया जाता है तो वो एक अलग विषय है। न्यूमरोलॉजी बिना वैदिक एस्ट्रोलॉजी के काम नहीं कर सकती है। दूसरी बात क्या है कि यह एक खगोलीय प्रमाण दे देता है कि भाई ये स्थिति तो बन रही है, प्रूफ दे देता है, एक साइंटिफिक प्रूफ मिल जाता है आपको। तो अब जो राहु है, ग्रहण लगता है, आज सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो अब ये जो सूर्य ग्रहण है ये कब लगता है? सीधी सी बात कहें, जो बच्चे अपनी किताब में पढ़ते हैं, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पे पड़ जाती है और पृथ्वीवासियों के लिए सूर्य ग्रहण लग जाता है। सूर्य कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। सूर्य जो है कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा, तो अब कहा जाएगा कि राहु ने ग्रास लिया। नहीं, राहु कुछ नहीं है, राहु तो एक परछाई है, राहु तो एक छाया ग्रह है। वास्तव में चंद्रमा की जो छाया है वही राहु है, इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि चंद्रमा ही राहु है। लेकिन चंद्र ग्रहण में क्या होता है? ग्रहण तो चंद्रमा को भी लगता है ना, तो वहां पर पृथ्वी की परछाई चंद्रमा को पड़ जाती है। पृथ्वी की परछाई जो है वो चंद्रमा को पड़ जाती है। अर्थात जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक लाइन में हो जाएंगे, ये तीनों ग्रह जब एक लाइन में हो जाएंगे और चंद्रमा पीछे होगा, पृथ्वी बीच में आ जाएगी, तो पृथ्वी की जो परछाई है वो चंद्रमा पे चली जाएगी। और जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पे जाएगी तो चंद्रमा को ग्रहण लग जाएगा। तो क्या कहेंगे हम कि चंद्रमा को ग्रहण लग गया तो पृथ्वी की परछाई से लगा, तो क्या यहां पृथ्वी राहु हो गई? जी नहीं। वास्तव में सूर्य ग्रहण लगे और चंद्र ग्रहण लगे, दोनों ही स्थितियों में चंद्रमा का होना अनिवार्य है। इसीलिए चंद्रमा ही ग्रहण को पैदा करता है, चंद्रमा ही परछाइयों को, छाया को पैदा करता है। इसीलिए कई बार जन्म कुंडली में भी, अगर आप ज्योतिष समझते हो, चंद्रमा का प्रभाव भी कई बार राहु के समान मिलता है और राहु का प्रभाव चंद्रमा के समान मिलता है। जब भी राहु की दशा चलेगी आपकी जन्म कुंडली में, ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगा, मनोविकार बढ़ जाएगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, फोबिया बढ़ेगा, बैठे बैठे कमरे में बैठे बैठे डर लगना शुरू हो जाएगा। राहु के प्रभाव से फोबिया बढ़ जाता है, अर्थात राहु का प्रभाव आएगा। मैं कहता हूं राहु अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपकी जन्म कुंडली में दोनों ही स्थितियों में, राहु अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी ग्रह, एक बात ध्यान रखिए, कोई भी ग्रह अपना जो नैसर्गिक जो उसका गुण है उसको कभी त्यागता नहीं है, उसी से संबंधित अच्छे और बुरे परिणाम पैदा कर देगा। तो राहु जब भी आएगा ओवर थिंकिंग जरूर देगा, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी थॉट्स जरूर देगा। और अगर नेगेटिव है, अगर बहुत ऐसा राहु है जो प्रताड़ित करने के लिए आया है, तो फिर आपको नेगेटिव थिंकिंग देगा, सुसाइडल थॉट्स भी दे सकता है। तो इसीलिए अब इसी से समझ जाइए कि चंद्रमा और राहु का, अब राहु अगर शनि, अगर चंद्रमा खराब हो जाए, केंद्रुम योग बन जाए, या चंद्रमा शनि के संयोग से आ जाए, कि कक्षा में आ जाए और एक ही घर के अंदर दोनों बैठे हो, युति बना लें, तो भी चंद्रमा डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, मन को विषमय कर देता है, मन को विष से भरने का प्रयास करता है। तो उस परिस्थिति में भी चंद्रमा जो है मानसिक विकार पैदा कर देता है। चंद्रमा अगर उच्च का हो जाए और नकारात्मक प्रभाव में थोड़ा सा आ जाए तो आपको नेगेटिवली बहुत ही इमोशंस में डाल देगा। हाँ, चंद्रमा उच्च का है और सही सकारात्मक ग्रहों से दृष्ट है तो आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा देगा, आपको इमोशनल भी बना देगा, सेंसिटिव भी बनाएगा, लेकिन आपका मनोबल भी बढ़ा देगा।
मानसिक शक्ति को बहुत बढ़ा देगा। इसलिए चंद्रमा उच्च का होना अच्छा ही माना जाता है, लेकिन कई बार इनके अंदर इमोशनल थिंकिंग ज़्यादा आ जाती है और कई बार इमोशंस के कारण ये अपने इमोशंस के प्रति ओवर बायसनेस होते हैं। हाँ, यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो भक्ति योग के मार्ग पर चलने का योग भी बनता है, ज्ञान के मार्ग पर चलने का योग बनता है, ईश्वर की खोज व्यक्ति करता है। तो ये सब बातें, अब इसका संबंध जैसे जैसे कुंडली में अष्टम भाव से क्या संबंध बन रहा है और चंद्रमा का संबंध शनि मंगल बृहस्पति से क्या बन रहा है, तो ये सब सारी चीजें देखकर एक कंक्लूजन कोई निकाला जाएगा। लेकिन चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपका विचार है, चंद्रमा आपकी गाड़ी है, चंद्रमा आपके जीवन में होने वाले परिवर्तन, जितने भी परिवर्तन आते हैं उन सब में चंद्रमा इन्वॉल्व होता है। लाइफ में कोई भी बड़ा चेंज आएगा उसमें मून और राहु इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब राहु के अंदर भी जब राहु की दशा चलती है या राहु का प्रभाव आता है तब भी आपके अंदर मानसिक विकार होना, मनोदशा में परिवर्तन आना, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग इज ए वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ राहु दशा। ओवर थिंकिंग होना, ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है। अभी जो चंद्रमा है, अब ये हमेशा, अभी तो घूम रहा है ना, पृथ्वी के चारों तरफ ये घूम रहा है, साथ में सूर्य की परिक्रमा भी लगा रहा है। अकेले नहीं लगा रहा, पृथ्वी के साथ लगा रहा है, लेकिन घूम तो पृथ्वी के साथ चारों तरफ घूम रहा है। ताकि तो ये कई बार सूर्य के सामने आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कई बार सूर्य के सामने नहीं आता, साल में बस 2 ही बार आता है, 2 ही बार आता है। तो राहु और केतु क्या है? वास्तव में राहु और केतु स्थिति है, एक खगोलीय स्थिति है, एक एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन है। एक कैसी लोकेशन है, अगर हम एक चित्र को देखें तो शायद उसके माध्यम से थोड़ा हम सब समझ पाएंगे। तो ये फोटो देखिए आप, इसी को समझाया गया है। अब देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। जो डॉट डॉट लाइन है, आप इस फोटो में देख पाएंगे कि जो डॉट डॉट लाइंस हैं, ये पृथ्वी का प्लेन है, प्लेन ऑफ अर्थ, अर्थात पृथ्वी की समतल भूमि है। ये पृथ्वी के समतल भूमि नहीं कह सकते, क्योंकि भूमि का मतलब तो खुद पृथ्वी हो जाती है और मिट्टी हो जाती है, भूमि नहीं। वो उस प्लेन पर सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, रिवॉल्व कर रही है पृथ्वी उसी प्लेन पर। तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है रिवॉल्व कर रही है उसी प्लेन पर। जो डॉट डॉट ब्लैक कलर का डॉट डॉट का जो सर्कल लगाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, उस पर पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी थोड़ा सा झुकी हुई होती है। झुकी हुई होने के कारण उसका जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, कभी सूर्य से दूर जाता है तो फिर दक्षिणायन लग जाता है, सूर्य के नज़दीक जाता है तो उत्तरायण लग जाता है। तो आधे चक्कर में सूर्य के नज़दीक और आधे चक्कर में सूर्य के दूर चला जाता है। इस तरह से उत्तरायण। और रेड कलर का लाइन है, देखिए एक सर्कल है, रेड कलर का लाइन है, तो 5 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट करते हुए, 5 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट करते हुए, अर्थात जो अर्थ का प्लेन है और जो मून का प्लेन है, इन दोनों में 5 डिग्री का डिफरेंस है। और डिफरेंस होने के कारण चंद्रमा जो है कभी भी आसानी से सूर्य के और पृथ्वी के बीच में नहीं आता, जल्दी नहीं आ सकता। लेकिन 2 पॉइंट बनते हैं, महीने में 2 बिंदु बनते हैं ऐसे, कि जब जो है चंद्रमा का जो सर्कल है वो अर्थ के सर्कल को क्रॉस करता है। तो सर्कल, एक सर्कल है असेंडिंग नोड, उसे लूनर नोड और सोलर नोड ऐसे भी कहा जाता है। तो एक है असेंडिंग नोड और एक होता है जो है डिसेंडिंग नोड। तो जब चंद्रमा ऊपर चढ़ता है, पृथ्वी के सम से जब ऊपर चढ़ेगा, पृथ्वी के प्लेन से, पृथ्वी का जो तल है, पृथ्वी जिस तल पर, जिस प्लेन पर सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, उसके ऊपर उसको क्रॉस करेगा, क्योंकि ये 5 डिग्री के डिफरेंस पे घूम रहा है। 5 डिग्री के डिफरेंस पर 5 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट करके घूम रहा है, क्योंकि जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का मतलब ये कभी भी पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ ही नहीं पाएगा, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में नहीं आ पाएगा, ठीक है। और जब वो नीचे रहेगा, क्योंकि 5 डिग्री का एंगल तो इसने बना ही रखा है, तो बना के घूम रहा है, तो जब वो नीचे जाएगा तो भी वो सूर्य पृथ्वी के बीच में नहीं आएगा। लेकिन पृथ्वी के सम पर, पृथ्वी के सम पर, पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के प्लेन पर जो अर्थ का प्लेन है, अर्थ का जो पाथ है, उसके ऊपर यह 2 बार उसको के बराबर में, उसके मतलब कि एक सिचुएशन चंद्रमा की
हम्म। तो एक परिस्थिति चंद्रमा की जरूर ऐसी आएगी जहां पर वो पृथ्वी के प्लेन को क्रॉस करेगा। एक परिस्थिति चंद्रमा की जरूर ऐसी आ जाएगी, चंद्रमा जो है अब पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन जो अर्थ का प्लेन है, जिस प्लेन पे अर्थ घूम रही है, उसे 5 डिग्री का डिफरेंस बना दिया। अब 5 डिग्री का डिफरेंस बनाने के कारण वो ऐसे घूमेगा पृथ्वी के प्लेन से। तो अब ये कभी भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में आने वाला नहीं। अगर ऐसा होता कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के अगर प्लेन पर ही घूम रहा होता, उसी के बराबर में घूम रहा होता, बिल्कुल उसी प्लेन पर मून भी अगर रिवॉल्व करता, तो फिर क्या होता सोचिए। फिर क्या होता? फिर ग्रहण कई बार लगते, एक बार नहीं कई बार लगता। ठीक है, फिर हमें दिखाई देता कि हर 6 महीने में 2 बार, पूरे साल भर में 4 बार या 8 बार ग्रहण का योग बन जाता। अब ये कैलकुलेशन करने वाली बात है, और हो सकता है कि हर महीने ही ग्रहण लगता, फिर हर महीने ही ग्रहण लग जाता फिर तो। ठीक है, तो इसलिए जो है ऐसा नहीं होता है, और ग्रहण जो है वो साल में बस 2 ही बार लगता है। तो इसलिए अब ये जो प्लेन है, अब चंद्रमा जैसे ही पृथ्वी के प्लेन को क्रॉस करता है, ठीक उसी जगह पर, तो 2 जगह पे क्रॉस करेगा, एक चढ़ते समय, दूसरा उतरते समय। तो उतरते समय जब क्रॉस करता है तो उसे कहते हैं केतु। चढ़ते समय जब क्रॉस करता है पृथ्वी के प्लेन को, तो जिस समय ये पृथ्वी के प्लेन को क्रॉस करेगा उस समय ये सूर्य के सामने आ जाएगा। लेकिन यह भी जरूरी है कि यह जो क्रॉस है, यह जो प्लेन है, इस प्लेन के जो 2 नॉड बन रहे हैं, डिसेंडिंग नॉड और असेंडिंग नॉड, ये जो 2 नॉड बन रहे हैं, ये जो इसी को कहते हैं एक्लिप्स ऑफ अर्थ। ठीक है ना, इसी को एक्लिप्स कहते हैं, एक्लिप्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। तो ये जो नॉड हैं, ये बिल्कुल सूर्य के सामने होने चाहिए, ये बिल्कुल सूर्य के सामने होने चाहिए। अगर ये सूर्य के सामने नहीं होंगे, अगर ये सूर्य के सामने नहीं होंगे तो भी ग्रहण नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर ये सूर्य के सामने नहीं होंगे तो भी समझिए कि आप किसी तरह से ग्रहण की स्थिति नहीं बन पाएगी। तो ग्रहण की स्थिति बनने के लिए सूर्य के सामने होना जरूरी होता है। तो सूर्य के सामने होने पर ही ये सारी स्थिति बन पाएगी, और चंद्र ग्रहण भी तभी लगेगा जब सूर्य के सामने हो जाए। जब सूर्य के सामने हो जाए तभी जो है चंद्र ग्रहण भी लगेगा। और मान लीजिए कि ये जो 2 नोड हैं उस नोड में नहीं है, फिर भी तब अमावस्या और पूर्णिमा तो लगता ही लगता है हर बार। ठीक है, लेकिन उनकी अलग अपनी सिचुएशन बनती है। तो जो ग्रहण है वो इन 2 नोड पर ही आने से लगेगा जब बिल्कुल प्लेन में आ जाए। इसलिए चंद्र ग्रहण भी कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। और सूर्य ग्रहण भी कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, तो वैसे अगर चंद्रमा आ गया, मान लीजिए सूर्य के सामने अगर चंद्रमा आ गया, उस प्रकार से अगर आ गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ रहा है, लेकिन उस नोड पे नहीं आ रहा है, उस पॉइंट पे नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही उस नोड पर आएगा, वो जो ये जो नोड आपको दिखाई दे रहा है, 2 नोड दिखाए गए हैं काले बिंदु में, तो ये इन 2 नोड पर जैसे ही वो आएगा बिल्कुल पृथ्वी के सामने आ जाएगा। और सामने आने के कारण, और एक साइड में अगर सूर्य है, पृथ्वी बीच में आ गई, तो फिर चंद्र ग्रहण लग जाएगा। और अगर चंद्रमा बीच में आ गया तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा। अब मान लीजिए कि चंद्रमा है ही नहीं, चंद्रमा है ही नहीं, कुछ देर के लिए मानिए कि चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा तो हमेशा है, सौरमंडल में है। चंद्रमा अगर ना होता तो फिर ना सूर्य ग्रहण लगता और ना ही चंद्र ग्रहण लगता।
अगर चंद्रमा नहीं होता तो सूर्य ग्रहण भी नहीं लगता और चंद्र ग्रहण भी नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा नहीं है तो चंद्रमा को ग्रहण लगने का मतलब नहीं है। और अगर चंद्रमा नहीं है तो चंद्रमा के कारण सूर्य को ग्रहण लगता है, चंद्रमा की परछाई के कारण सूर्य को ग्रहण लगता है। अब चंद्रमा बहुत छोटा सा ग्रह है, बहुत छोटा सा ग्रह है, सूर्य बहुत बड़ा है, 400 गुना बड़ा। चंद्रमा से सूर्य 400 गुना बड़ा है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण अपनी बहुत बड़ी परछाई छोड़ देता है, उसकी परछाई बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण बहुत बड़ी परछाई पृथ्वी पर छोड़ देता है, और बिल्कुल जब एक्सिस पे आएगा, बिल्कुल बराबर में जब आ जाएगा, तो फिर वैसे तो सूर्य चंद्रमा एक ही कक्ष में एक साथ आ गए, पृथ्वी अलग हो गई, चंद्रमा बीच में पड़ गया तो चंद्रमा की रोशनी चली जाती है, अमावस्या घटती है। लेकिन अगर वो पृथ्वी के प्लेन में आ गया, पृथ्वी के प्लेन में अगर आ गया, तो फिर क्या होगा? फिर ग्रहण लगेगा। ठीक है, अमावस्या के साथ साथ सूर्य को ग्रहण भी लगेगा, तो उस टाइम पीरियड में वो ग्रहण से निकलेगा। तो चाहे ये दोनों ही नोड हो, दोनों ही नोड पर जब जाएगा, इसीलिए अब ये दोनों नोड, अब ये जो दोनों नोड की जो डिग्री है, अब बताइए कितनी है? 180 डिग्री है। दोनों नोड के बीच में 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री कितने दिनों में निकलेगा? 14 दिनों में निकलेगा। चंद्रमा की परिक्रमा का पूरा समय कितना होता है? लगभग 28 दिन होता है, लगभग अप्रॉक्सीमेट ये 28 दिन होता है। तो एक राउंड फिगर हम लेके चल रहे हैं कि 28 दिन होता है। ठीक है, तो 28 डेज होता है। तो अब यहां से यहां जाने में, चंद्रमा को दूसरे नोड पर जाने में कितना समय लग जाएगा जी? फिर 14 दिन का समय लग जाएगा। तो इसीलिए ये चंद्र ग्रहण के बाद हमेशा सूर्य ग्रहण आता है, चंद्र ग्रहण के बाद हमेशा सूर्य ग्रहण आएगा, और ठीक अगला सूर्य ग्रहण होगा। अगर मान लीजिए कि पूर्णिमा है, अगर एक पूर्णिमा को 17 सितंबर को पूर्णिमा थी, तो 17 सितंबर को अगर चंद्र ग्रहण लगा, तो फिर 2 अक्टूबर को फिर सूर्य ग्रहण आ गया। ठीक है, लगभग 14 दिन बाद जो है फिर से सूर्य ग्रहण आ गया। तो 180 डिग्री पूरा हुआ, चंद्रमा ने 180 डिग्री पूरा करते हुए दूसरे नोड पे वो जाके पहुंच गया। तो परछाई कहां जा रही थी? अब जहां परछाई जा रही थी उसको हम राहु कह देंगे। तो इन दोनों नोड को, जो असेंडिंग नोड है और डिसेंडिंग नोड है, तो असेंडिंग नोड इज कॉल्ड राहु एंड डिसेंडिंग नोड इज कॉल्ड केतु। वैसे ही जब ग्रहण, वास्तव में ग्रहण के अंदर भी राहु केतु है, जब ग्रहण काल चलता है उसमें दोनों ही राहु केतु समाये होते हैं। तो इस प्रकार से डिसेंडिंग नोड, अब इस डिसेंडिंग नोड की एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस क्या पड़ रही हैं, उसको ज्योतिष में कैलकुलेट कर लिया जाता है। और जहां पर ये डिसेंडिंग असेंडिंग नोड आएंगे तो हमेशा आमने सामने आएंगे, 180 डिग्री पर ही आएंगे। इनकी लोकेशन हमेशा 180 डिग्री पर फिक्स होगी और एंटी क्लॉकवाइज होगी, अर्थात उल्टी दिशा में होगी। इसलिए राहु और केतु हमेशा उल्टी दिशा में मूव कर रहे होते हैं। चंद्रमा एक दिशा में मूव कर रहा है तो उसकी उल्टी दिशा में ये दोनों नोड का मूवमेंट अपने आप बन जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चार्ज का फ्लो और करंट का फ्लो दोनों अपोजिट होता है। तो वैसे ही राहु, एक्चुअल में राहु क्या है, केतु क्या है? एक करंट है, एक करंट है। फ्लो तो प्लैनेट्स का है, लेकिन उसकी परछाई, जो वो परछाई छोड़ते हुए जा रहे हैं, और वो एक पर्टिकुलर नोड पे छोड़ रहे हैं, और वो जो पर्टिकुलर नोड है, जो कि जहां पर चंद्रमा का प्लेन और पृथ्वी का प्लेन दोनों आपस में क्रॉस करता है, दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करते हुए निकलेंगे। जहां पे क्रॉस करेंगे वहीं पे ग्रहण लगेगा। लेकिन ये स्थिति तभी बनेगी जब ये दोनों एक्सिस जो है, ये जो नोड्स हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग नोड, ये दोनों सूर्य के बिल्कुल सामने रहें, तभी चंद्र ग्रहण आएगा, तभी सूर्य ग्रहण आएगा। तो फुल मून में क्या होगा? फुल मून में चंद्र ग्रहण आएगा, और जब मूनलेस नाइट होगा, अर्थात अमावस्या जब होगी, तो सूर्य ग्रहण आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चंद्रमा के होने के कारण
ग्रहण का निर्माण होता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण स्वयं हो या फिर सूर्य ग्रहण हो। अगर चंद्रमा न होता तो ग्रहण का निर्माण भी नहीं होता और ये राहु और केतु का भी पोजीशन नहीं बन पाता। भले ही राहु केतु का अस्तित्व नहीं है, छाया ग्रह है। छाया ग्रह इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ गई और एक समय चंद्रमा की छाया पड़ गई, तो इस कारण से यह ग्रहण पैदा कर देता है। तो चंद्रमा की स्थिति ही ग्रहण को पैदा करती, इसलिए यह विषय लिया गया कि चंद्रमा ही राहु है। तो वो जो छाया है, अब वो जो छाया है वो पृथ्वी के किसी ना किसी हिस्से में जा रहा है, वो नोड अपना रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, वो छाया कैसे ना कैसे विकसित हो रहा है। ठीक है, तो वो जो छाया विकसित हो रहा है, जो छाया का विकास चल रहा है, वही घूमते हुए आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु की स्थिति को बतलाता है कि कहां पर राहु होगा और कहां पे केतु होगा। ठीक है, अब ग्रहण के अंदर जो है एक ग्रहण का चढ़ना और एक ग्रहण का उतरना, दोनों ही चीजें होती हैं, लेकिन बीच का एक हिस्सा ऐसा होता है जो बिल्कुल अंधकारमय हो जाता है। तो केतु का जो गुण है उस बिल्कुल अंधकारमय के समान होता है, कंप्लीट डार्कनेस, उसके समान केतु की प्रवृत्ति हो जाती है। और राहु जिसमें कि ग्रहण लग रहा है, उतर रहा है, डिसेंडिंग असेंडिंग अवस्थाएं हैं, तो एक जो मिड पॉइंट जो बनता है बिल्कुल वह केतु की प्रवृत्ति वैसी बन जाती है। और राहु की प्रवृत्ति पूरा प्रकाश नहीं, अधूरा प्रकाश, कंफ्यूजन, मूवमेंट से राहु अनेकों प्रकार के कंफ्यूजन्स क्रिएट करता है। तो इस तरह से राहु और केतु की स्थिति हमारे जन्म कुंडली में भी बन जाती है। और अंतरिक्ष में जब ये चंद्रमा जब घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ, तो इस प्रकार से घूमता है, बिल्कुल पृथ्वी के बराबर वाले प्लेन में ना घूमकर 5 डिग्री का अंतर बना के घूमता है। अंतर बनाने के कारण ये कभी जल्दी बीच में आता नहीं है, बस एक ही 2 ही पॉइंट है, 2 ही नोड बनते हैं जहां पर ये बिल्कुल पृथ्वी के प्लेन में आ जाता है। और जब जब ऐसा होगा कि पृथ्वी के प्लेन में आ जाए और सूर्य देव उसी समय सामने हो, तो फिर क्या होगा, सूर्य ग्रहण लग जाए, अर्थात ये तीनों एक लाइन में हो जाए, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्य ग्रहण लग जाएगा और उसी समय चंद्र ग्रहण भी इसी अवस्था में लगेगा, बस पृथ्वी बीच में हो जाएगी तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा, चंद्रमा बीच में हो जाएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, सोलर एक्लिप्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह पूरी कहानी चलती है। और कुछ लोग कहते हैं कि राहु केतु तो है ही नहीं, तो हम मानते क्यों हैं? तो राहु केतु हैं, राहु केतु, ऐसी बात नहीं कि राहु केतु नहीं है। अब इनका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पर, इनका इम्पैक्ट अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पर, क्योंकि सारी चीजें मूवमेंट में हैं, हर चीज मूव कर रही है, मूवमेंट में है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में पृथ्वी को अचर कहा गया। अचर मतलब जो चलने फिरने वाली नहीं है, लेकिन अचर कहा गया है वह स्थान और अपने व्यक्तिगत सापेक्ष रूप से अचर कहा गया है, ना कि निरपेक्ष रूप से अचर कहा गया है। सापेक्ष ज्ञान में अचर है। जैसे कि हम यहां पर बैठे हैं तो हमें कहां अनुभव हो रहा है कि पृथ्वी घूम रही है या पृथ्वी भाग रही है, खूब तेजी से घूम रही है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी की स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर 1 सेकेंड में। अपनी गाड़ी लेकर जाओगे तो भी 15 मिनट आपको लग जाएंगे 30 किलोमीटर पार करने में, बिल्कुल रास्ता खाली हो, फिर भी बिल्कुल खाली रास्ता हो तो 30 किलोमीटर एटलीस्ट यू विल टेक 20 मिनट्स, 15 मिनट्स। फुल स्पीड में भागोगे, 100 के ऊपर भागोगे तो 30 किलोमीटर की दूरी आपको आधा घंटा या 20 मिनट के टाइम में आप कवर कर पाओगे। ठीक है, या 15 मिनट। अब डिपेंड करता है कि रोड कैसा है, गाड़ी कौन सी है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर स्पीड में भागोगे तो आप ऐसे कवर करोगे 15 मिनट के अंदर 30 किलोमीटर। लेकिन 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर, इन ओनली 1 सेकेंड। मैंने ऐसे हाथ ऊपर किया, नीचे किया, पृथ्वी 30 किलोमीटर भाग गई इतने दूर में। मैंने ऐसे हाथ ऊपर किया, नीचे किया, 1 सेकेंड हुआ, इतने समय में पृथ्वी ने 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। तो हमारे इंद्रियों के ज्ञान में पृथ्वी जो है अचर है,
ठीक है, पृथ्वी जो है अचर है, तो अचर हमारे सापेक्ष में, हमारे इंद्रियों के ज्ञान में अचर है। लेकिन पृथ्वी, अब कुछ बातें कहते हैं कि पृथ्वी चपटी है क्या या गोल है क्या। अरे भाई, हमारे शास्त्रों ने पृथ्वी को भूगोल कहा है। अथर्ववेद के अंदर और दूसरे स्मृति ग्रंथों के अंदर पृथ्वी को कई स्थान पर राउंड बताया गया है। राउंड, भूगोल शब्द कई जगह पर अथर्ववेद के एक मंत्र में भूगोल शब्द का प्रयोग हुआ है। एक नहीं, 2-3 मंत्रों में, ऋग्वेद में भी एक मंत्र आता है। तो आज मैं बोलते बोलते इस विषय को ले लिया। किसी ने पीछे कहा था कि पृथ्वी भूगोल है या नहीं है, तो चलिए एक दिन हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि शास्त्रों में पृथ्वी के बारे में क्या लिखा गया। तो भूगोल, सीधा ये शब्द आता है हमारे संस्कृत भाषा में, भूगोल मीन दिस अर्थ इज राउंड। कुछ लोग कहते हैं नहीं कि पृथ्वी को चपटी बताया गया, नहीं, चपटी सापेक्ष ज्ञान है, रिलेटिव नॉलेज है। पृथ्वी का अचर होना, चपटा होना, ये दिस इज द सापेक्ष ज्ञान। जहां पे आप खड़े हैं वहां पर वो समतल नजर आ रही है, चपटी नजर आ रही है, क्योंकि आपके इंद्रियों की सीमा है। पृथ्वी का संपूर्ण ज्ञान आपकी इंद्रियां आपको दे नहीं रही हैं। आपको घूमना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे कि नहीं यह गोल है। लेकिन हमारे वेदों में पहले से इसको गोल लिखा गया है। हाँ, ये अलग बात है कि अब्राहमिक स्क्रिप्चर्स में से गोल नहीं कहा गया, अब्राहमिक स्क्रिप्चर्स में इसको चपटा माना गया, वो एक अलग बात है। लेकिन इन वैदिक वेदों में इसे गोल लिखा गया है। अर्थ इज ऑलवेज राउंड। हाँ ठीक है, अब उसमें हम उसे थोड़ा सा चपटा कहे कि भाई पूरी तरह से राउंड नहीं, ऑरेंज की तरह है, जैसे संतरा होता है ना, बीच से थोड़ा सा ऐसे ऐसे दबा होता है हल्का सा, तो उस तरह से कुछ है। या अब कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं जिसके 2 पोल्स हैं, साउथ और नॉर्थ पोल। तो पृथ्वी जो है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो राउंड है, इसीलिए हम भूगोल कहते हैं। और भूगोल, ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहा जाता है, भूगोल का विषय। तो यह विचार करना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए और समझ के चलना चाहिए। तो चलिए इस विषय पे हम कभी चर्चा करेंगे कि पृथ्वी के बारे में वेदों में क्या लिखा गया है, ये कैसी है। तो इसीलिए अब ये ग्रहण का यह काल और सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। सूर्य बहुत पावरफुल है, बहुत बड़ा है, इस कारण से सूर्य का प्रभाव पड़ता है और चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, तो चंद्रमा का जो प्रभाव है यह भी हमारे मन पे पड़ता है, हमारी मानसिक स्थिति पे पड़ता है और हमारे संपूर्ण जीवन पर इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। और इन ग्रहों के बीच में जो ऊर्जाएं पैदा होती हैं, जो एनर्जीज डेवलप होती हैं, जो वाइब्रेशंस डेवलप होते हैं, वो सब हमारे जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन को निश्चित कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जीवन, अब इसी प्रभाव का अध्ययन जब हम करते हैं तो वो ज्योतिष में अध्ययन करते हैं। अब जो है, जब ग्रहण काल आ जाए, जब ग्रहण काल आ जाए तो मनुष्य को करना क्या चाहिए। अब स्वर योग जो है चंद्रमा और सूर्य का ही प्रभाव है, जो हम अपनी श्वासों के अंदर देखते हैं। हमारे 3 स्वर हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो दाहिना स्वर, बायां स्वर और सुषुम्ना स्वर, बीच का स्वर। तो जब भी ग्रहण लगे तो एक स्वर का प्रभाव कम होने लग जाता है। और ग्रहण काल में जब भी ग्रहण चलता है, आप देख लेना, ग्रहण काल में, ये मेरा अनुभव किया हुआ है, पता नहीं आप इसको अनुभव कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। ग्रहण जब भी लगता है, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से आप ये दोनों स्वर चलने लग जाते हैं, क्योंकि उस समय आवश्यकता होती है। दोनों स्वर चलने लग जाते हैं और जब दोनों स्वर चलते हैं तो ध्यान करना चाहिए। इसलिए ग्रहण काल में ध्यान करना चाहिए, सुषुम्ना में जाना चाहिए, सुषुम्ना को प्रवाहित करना चाहिए ग्रहण काल के अंदर, जितना समय हम ध्यान में बैठ सके। हाँ ठीक है, भारत देश में आज के इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है, भारत देश में आज के इस ग्रहण का प्रभाव नहीं मान्य है, तो इस कारण से बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक ग्रहण काल चले, जब तक ग्रहण रहे, तब तक हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो हैं क्या करें, हम ध्यान करें, हम ध्यान की अवस्था में बैठें। तो स्वर योग का मानना यही है कि हमें ग्रहण काल में ध्यान करना चाहिए और हमें ध्यान में बैठना चाहिए। ठीक है, ध्यान में बैठने से
ग्रहण के होने वाले जो भी दुष्प्रभाव है। अब एक बात और है कि क्या ग्रहण का दुष्प्रभाव होता है? प्रश्न ये है, एक बात बता दो कि ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। ग्रहण तो बहुत ही सुंदर घटना है, तो इन सुंदर घटना को इन आंखों से देखने में बुराई क्या है? आंखों से देखो ना। तो वैज्ञानिक क्यों कहते हैं कि नहीं, चश्मा, एक विशेष चश्मा देंगे हम, उस चश्मे से आप सोलर एक्लिप्स को देखिए। वाई डू यू नीड द ग्लासेस टू सी एक्लिप्स? एक्लिप्स को देखने के लिए आपको ग्लासेस की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेचर। तो एक्लिप्स को देखने के लिए आपको ग्लास की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर पड़ रही है, इसका मतलब कि उस ग्रहण में से कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं जो आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकती। अगर आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं तो सूक्ष्म रूप से पूरे शरीर पर बुरा प्रभाव डाल ही सकती है। ठीक है, तो ये खुद ही दोनों ही बातें कितना कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रहण जो है बड़ी सुंदर घटना है, और फिर कह रहे हैं कि नहीं, चश्मा लगा के देखना, खुली आंखों से मत देखना। वाई? ऐसा क्यों है? अगर ग्रहण एक बहुत ही सुंदर और पवित्र घटना है, बहुत ही अच्छी घटना है, तो फिर वाई डू वी नीड सम स्पेशल ग्लासेस टू सी द सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स? ग्रहण को देखने के लिए हमें स्पेशल ग्लासेस की क्या आवश्यकता है? हमें किसी प्रकार की स्पेशल ग्लासेस होनी ही नहीं चाहिए ना, बननी ही नहीं चाहिए, आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो बड़े बारीकी से आप लोग विचार कीजिए इस विषय पर। तो ग्रहण का जो काल होता है वह निश्चय ही अपने आप को शांत रखने का काल होता है। शांत रहकर ही ग्रहण को स्वीकार करना चाहिए, या ग्रहण के काल में हमें अधिक से अधिक ध्यान की अवस्था में रहना चाहिए। हाँ ठीक है, बहुत चिंतित होने का विषय आपके लिए नहीं है, क्योंकि यह जो ग्रहण है भारत देश के अंदर इसका प्रभाव नहीं है, इसका प्रभाव नहीं आएगा उस बड़े लेवल पर। लेकिन जब प्रभाव आता है तो बहुत बुरा प्रभाव भी आता है, खासकर जो बच्चे जन्म लेते हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पर भी। तो चलिए इसी के साथ हम इन बातों को समझें। और स्वर योग आपको स्वर का ज्ञान देता है। हमारी श्वासों में सूर्य है, हमारे श्वासों में चंद्रमा है, और ये चंद्र और सूर्य नाड़ी दोनों ही। अब मान लीजिए कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप अपने स्वर को बदलिए। अगर आपको वायरल फीवर है, कोल्ड फीवर है, तो आप अपने स्वर को बदलिए, और जब भी कोई स्वर ज़्यादा लंबा चले उसे रोकने का प्रयास कीजिए। या जिस स्वर में बीमारी हुई है उस स्वर को लंबे समय तक चलने मत दीजिए। और अगर मानसिक रोग है, आधि है, आधि व्याधि कहा जाता है, दो प्रकार के रोग है। आधि मतलब मनोरोग, व्याधि मतलब शरीर के रोग। तो अगर आधि है, मनोरोग है, अगर आप ओवर थिंकिंग से ग्रसित हो रहे हैं, राहु के प्रभाव में ऐसा होता है, अगर आप ओवर थिंकिंग से ग्रसित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ओवर थिंकिंग से अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना उचित है आपके लिए? ओवर थिंकिंग के समय आपको अपना स्वर बदल लेना चाहिए। ज़्यादातर संभावना है, अगर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं या इमोशनल थिंकिंग में हैं और ओवर थिंकिंग में हैं, आपकी बाईं नासिका चलती रहेगी, लंबे समय तक चलेगी। आप कोशिश कीजिए उसे बदलिए और दाहिनी चला लीजिए। तो बदलने की टेक्निक क्या होती है? कितने प्रकार की टेक्निक होती है? कई तरीके होते हैं स्वरों को बदलने के, और कई तरह के अभ्यास होते हैं, कई तरह के। हमें अगर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हमें नौकरी के लिए हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए? अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हम कहीं भाषण देने जा रहे हैं, हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए? किस स्वर में हम भाषण दें? तो ये सभी ज्ञान स्वर योग से प्राप्त होता है। हमें लेन देन किस स्वर में करना चाहिए, दान किस स्वर में करना चाहिए, और किसी से कुछ लेना किस स्वर में चाहिए, किसी से बात किस स्वर में करना चाहिए, इन सभी विषयों का ज्ञान और स्वरों का विज्ञान, किस समय कौन सा स्वर प्राकृतिक रूप से चलता है, प्राकृतिक स्वरों की ट्यूनिंग कैसे करनी है, प्राकृतिक रूप से हमारा सही समय पर सही स्वर चल पड़े।
ट्यूनिंग कैसे करनी है, सही समय पर सही स्वर चल पड़े, इन सभी का ज्ञान इस स्वर योग में दिया जाता है। और आप इस स्वर योग को ज्वाइन कर कर निश्चय ही आप बहुत लाभान्वित होंगे, आप बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। तो स्वर योग का कोर्स भी प्रारंभ हो रहा है, लेकिन अभी हमने इस कोर्स को डिले कर दिया है क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि हमें पता ही नहीं चला। हाँ ठीक है, इसकी अनाउंसमेंट हमने इस बार देरी से की। पिछली बार 1 महीना पहले से ही इसकी अनाउंसमेंट चल रही थी, स्वर योग का कोर्स ज्वाइन कर ले, लेकिन इस बार देर से हुई। इसलिए जो स्वर योग का कोर्स है वो थोड़ा देर से, कुछ दिनों बाद शुरू किया जाएगा। तो इसीलिए आज हम इसको स्टार्ट नहीं किया गया है। कुछ लोगों ने स्वर योग ज्वाइन किया है, और जो लोग स्वर योग के इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इसे 2 अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं, इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 11 अक्टूबर तक, हम 11 अक्टूबर तक हम इस कोर्स का समय आपको देते हैं। 11 अक्टूबर तक जो है आप इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि इस कोर्स को किसी ने कहा कि अगर हमें पहले पता चलता तो हम पहले ज्वाइन कर लेते, तो वो कल ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं 3 तारीख को क्या ज्वाइन कर सकता हूं, तो ज़रूर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 अक्टूबर तक का हम समय दे रहे हैं आपको कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, स्वर योग का कोर्स, ठीक है। चलिए, तो बाकी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनका कोर्स शुरू कर दिया जाएगा। आज नहीं शुरू होगा, लेकिन वो 2 दिन के अंदर वो शुरुआत उसकी हो जाएगी, तो वो प्रारंभ कर दिया जाएगा, उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगा। उसके पूर्व आपके हम कमेंट्स हम देखेंगे, आपके कमेंट्स क्या हैं। गुमानाराम चौहान जी, बहुत अभिनंदन है आपका। प्रभु दत्त शर्मा जी, बहुत अभिनंदन है। अनुज सिंह जी, स्मिता सावंत जी, रतन सिंह जी, ज्ञानेंद्र भाटी जी, प्रेम सागर यादव जी, योगेश खैरनर जी, संतोष कुमार जी, मनोज सैन जी, शेखर शर्मा जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, संजय सिंह काथट, अमन कक्कर जी, माधुरी कोल्हे जी, राजू पाल जी, सुधा अग्रवाल जी, मनोज शर्मा, शिव शक्ति, खिम सुनार, सविता नायक जी, एके त्यागी जी, सृजनी महंता जी, गीता जी, किशोर वैद्य जी, गंभीर शाह जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। विमला शाह जी, जलाराम रेखा, श्वेता राय सिन्हा जी, धन्यवाद भारत। विष्णु चंद्र मौर्य, धन्यवाद भारत जी। आपके इस सुपर चैट में इन्होंने 40 रुपए का सहयोग किया है। पूनम सेठी जी, मना भाई ठाकुर जी, लवकुश वर्मा जी, जितेंद्र साहू जी, राजेंद्र सिंह जी, विनोद कुमार सूद, ममता शर्मा जी, गौतम रॉय जी, गुरु जी प्रणाम। हम वेस्ट बंगाल से, हिंदी लिखना पढ़ना नहीं आते हमारे, लेकिन सुनकर समझते हैं। श्री कृष्ण गीता में बोला, अभिमानी देवता तुम अभिमानी देवता। हाँ, अभिमानी देवता कहा गया है। 6th मंथ का अभिमानी देवता किसको कहते हैं? उत्तरायण और दक्षिणायन से इस विषय का संबंध है, ठीक है। ये हम चर्चा करेंगे बाद में, किसी व्याख्यान में इसको चर्चा में लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और जो लोग कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं वो कृपया स्वर योग का कोर्स अभी ज्वाइन कर सकते हैं, और स्वर योग का कोर्स ज्वाइन कर कर वो लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हम जो है आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।